चलो इधर ध्यान से सुनना। नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी के साथ जो है स्टैटिस्टिक्स जो है हमेशा जुड़ा हुआ रहेगा आगे जब पढ़िएगा तो। ठीक है, पूरा का पूरा जो प्रोबेबिलिटी है स्टैटिस्टिक्स पर डिपेंड करेगा और स्टैटिस्टिक्स जो है प्रोबेबिलिटी पर डिपेंड करेगा। बात सुन रहा? अभी जो क्लास 10 तक हम शुरू से बताते आ रहे हैं, पूरा क्लास 10 तक मैथमेटिक्स आपका जो है 4 पार्ट्स में डिवाइड है। ठीक है, क्लास 8 तक आप पढ़ते हैं अर्थमेटिक। ठीक है, जिसमें हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड डिस्टेंस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये सब का पढ़ाई पढ़ते हैं, बेसिक चीज। उसके बाद आ जाता है अलजेब्रा। ठीक है, बात सुन रहा? क्लास 10 तक जो हमारा अलजेब्रा है एपी तक जा करके रुक जाता है। फिर उसके बाद ज्योमेट्री का स्टडी करते हैं। ठीक है, ज्योमेट्री में जो भी अपना हम लोग पढ़ाई करेंगे, ट्रायंगल, सर्कल, फलना ढेकना सब इसमें आएगा। उसके बाद एक सेक्शन है स्टैटिस्टिक्स। क्लास स्टैटिस्टिक्स में ऑलरेडी प्रोबेबिलिटी आ जाता है। ठीक है, इसमें आप जो है शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, बार ग्राफ, पाई चार्ट, डाटा हैंडलिंग, ठीक है, मीन मीडियन मोड, ये सब फिर से पढ़ना पड़ेगा यहाँ पर। पसंद आया? स्टैटिस्टिक्स में वो सबका स्टडी होगा। ये चारों जो है मेन ब्रांच हैं। आगे का चल करके जितना भी मैथमेटिक्स का फाउंडेशन बनेगा सबके सब इन्हीं पर बनेगा। ठीक है, और इन चारों में सबसे ज़्यादा कौन खतरनाक है? ठीक है, अभी तक आपको सबसे आसान लगता है, टीचर लोग भी बोलते हैं यार इसमें क्या है, 2 दिन में ख़त्म हो गया। ठीक है, ज़्यादा कोई इस पर टाइम नहीं देता है। आप जा करके अपने सीनियर लोग से पूछिएगा, ठीक है, जो भी आपके 11th 12th में होंगे, कि सबसे मतलब कि उबाऊ या फिर सबसे ज़्यादा हेक्टिक टॉपिक कौन सा है, उनका जवाब आएगा स्टैटिस्टिक्स। क्योंकि जितना भी आप अलजेब्रा का मेन सेक्शन पढ़िएगा, ठीक है, ज्योमेट्री का पढ़िएगा, उन सबको मिला करके क्वेश्चन जो है इसका स्टैटिस्टिक्स का तैयार हो जाता है। ठीक है, तो इसमें मतलब कि अगर फ्यूचर में किसी कंपटीशन में बैठिएगा, इसका अगर क्वेश्चन देता है तो इतना डाटा मिला करके दे देगा कि उसका मतलब कि 3-4 टॉपिक जो है कवर कर लेता है एक ही क्वेश्चन में। ठीक है, ये काफ़ी मतलब कि आगे जाके खतरनाक हो जाता है अगर आप इसको ढंग से नहीं पढ़िएगा तो। बस समझ में आ रहा है ना? इसको पढ़ने के लिए आपको अलजेब्रा का अच्छा जानकारी चाहिए, ज्योमेट्री का अच्छा जानकारी चाहिए, और साथ में बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो होना ही चाहिए। समझ में आ रहा है? ठीक है, अच्छा, स्टैटिस्टिक्स अभी के दौर में अगर देखा जाए तो अब तो मतलब कि थोड़ा इसका क्रेज कम हो गया है, क्योंकि जब से कंप्यूटर साइंस आ गया है, एआई आ गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, नहीं तो अगर इन सब के आने से पहले एक ऐसा डिपार्टमेंट था जहाँ पर बहुत ज़्यादा स्कोप रहता था। ठीक है, और जो भी लड़के इसका स्टडी करते थे उनका मतलब कि हाई पैकेज भी जाता था। इंडिया में इसका स्टडी के लिए आगे चल के जिसको स्टडी करना है स्टैटिस्टिक्स का, तो उसका एक अलग इंस्टीट्यूट ही है, जिसको हम बार बार बोलते हैं, नाम कभी कभी सुनाए होंगे, ISI, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट। वो ISI नहीं ठीक है, वो ISIS है ना, ISI भी है, आतंकवादी वाला, ये सब वो वाला नहीं। ठीक है, तो पूरे भारत में 2-4 मतलब का ISI है, एक तो बेंगलोर में, एक कोलकाता में, एक शायद एक दिल्ली में है, 3-4 जो भी है। ठीक है, यहाँ पर मैथमेटिक्स के साथ साथ स्टैटिस्टिक्स की बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। ठीक है, एकदम हाई लेवल का। बस सुन रहा? और उसके लिए ये अपना अलग से एग्ज़ाम भी कंडक्ट करता है 12th के बाद। ठीक है, समझ में आ रहा है बात? और आप कोई भी काम आज के डेट में हो रहा है, स्टैटिस्टिक्स उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ठीक है, अभी हम लोग कोरोना के दौर से गुजर रहे थे, क्या हो रहा था, सबका मतलब कि रिपोर्ट लिया जा रहा था ना, चेक किया जा रहा था। ठीक है, वहाँ से आंकड़े निकाले जा रहे थे कि हाँ कहाँ के लोग ज़्यादा संक्रमित नज़र आ रहे हैं, जहाँ पर ज़्यादा संक्रमण हो रहा था। ठीक है, वहाँ पर क्या किया जाता, और ज़्यादा फोर्स लगा करके वहाँ पर रोकने की कोशिश किया जा रहा था। ठीक है, कोई कंपनी अगर अपना प्रोडक्ट कोई लॉन्च करना चाहता है तो सबसे पहले क्या इकट्ठा करता है? डाटा। बात समझ आ रहा है ना? सबसे पहले क्या इकट्ठा करता है? डाटा कलेक्ट करता है कि हाँ मेरा मतलब कि कस्टमर है कि नहीं। एक हम लोग गांव देहात में रहते हैं तो एक सिंपल सा चीज़ देखते होंगे, 100 रुपया में 2 किलो सरफ वाला ज़्यादा चलता है साइकिल पर। नया जो कंपनी जो रहता है 100 रुपया में 2 किलो सरफ पूरा एकदम बजा करके। ठीक है,
तो क्या करता है, एक तरह से अपना प्रोडक्ट को क्या कर रहा है, मार्केटिंग कर रहा है, ठीक है, डाटा कलेक्ट कर रहा है कि हाँ मेरा अगर बिक्री यहाँ पर ज़्यादा है तो हम इधर आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। तो कोई भी कंपनी भी, हर एक कंपनी में एक उसका मैनेजर रहता है जिसका स्टैटिस्टिकल मैनेजर बोला जाता है। वो डाटा का एनालिसिस करता है, ठीक है, कि हम कंपनी मतलब किस तरह से रन करें, कंपनी का कहाँ पे ग्रोथ ज़्यादा है, कहाँ डिमांड ज़्यादा है मेरा प्रोडक्ट का, ठीक है। ये नहीं कि आप कंपनी है तो जहाँ मन करे वहाँ ब्रांच डाल रहे हैं, फिर आपका कंपनी लॉस में जाना शुरू हो जाएगा। बस सुनना रहा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ठीक है। तो खासकर तो स्कूलों में इसको तो ऐसे मतलब कि हीन नज़र से देखा जाता है, ठीक है, जैसे कितना नीच स्तर का मैथमेटिक्स है। ये बार अगर आप पाई चार्ट सब क्या पढ़ना, वो तो एक दिन का है, ठीक है, अपने से पढ़ लो, नहीं तो मीन मीडियन क्या पढ़ना है, ठीक है। तो सबको जोड़ करके जितना उतना से भागा दे दो, मीन है। मीडियन क्या है, जो सबसे ज़्यादा बार आ रहा है, मोड क्या, जो सबसे ज़्यादा बार आ रहा है, ठीक है, इस तरह से कर दिया जाता है। लेकिन जब उसका डिटेलिंग समझिएगा कि हाँ ऐसा क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, तब वो बहुत, ठीक है, काम का चीज़ है, उसमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगेगा, ठीक है। जितना आपका अलजेब्रा में दिमाग नहीं लगेगा उतना इस सबका जो है कंसेप्ट समझने में लग जाएगा, ठीक है ना। अब आ जाते हैं प्रोबेबिलिटी पर, ठीक है। प्रोबेबिलिटी जो है पूरा का पूरा, प्रोबेबिलिटी का जो सबसे पहले इसका जो स्टडी करना शुरू किया था वो इस समाज के बहुत अच्छे लोग नहीं थे, ठीक है। समाज के सबसे बुरे लोगों ने प्रोबेबिलिटी का पढ़ाई शुरू किया था, ठीक है, जिनको हम लोग बोलते हैं जुआरी। बात सुनना आया, कौन, जुआरी लोग, जो जुआ हुआ खेलता है, ठीक है। इधर इधर उन्हीं लोग को सबसे पहले इसका जरूरत पड़ा, ठीक है, कि मान लो कि ताश होश या फिर डाइस पर भी हम लोग शर्त नहीं लगाते हैं, कहा डाइस अगर फेंक रहे हैं अगर ठीक है, अगर तुम्हारा छक्का आ गया तो हम तुमको 50 रुपया देंगे, नहीं आएगा तो तुम हमको देगा। बस हो गया, ठीक है। और लॉकडाउन में तो खूब मतलब कि इधर, अच्छा एक बात बताओ, अरे शांत रहना, मान ले कि अगर ये शर्त लगा, ठीक है, हम तुमको बोले कि अगर तुम डाइस फेंका तुम्हारा छक्का आ गया तो हम तुमको 50 रुपया देंगे, और नहीं आया तो तुम हमको देगा, ठीक है, तो किसका जीतने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है? ओए शांत रहो, मान लो कंडीशन ये रहा, तुम्हारे को तुमको एक डाइस दे दिए, अब बोले कि अगर तू छक्का ला दिया तो हम तुमको 50 रुपया देंगे, और नहीं तो इधर, नहीं तो मान लो कि 20 रुपया पे लेते हैं ना, 20 रुपया पे लेते हैं, नहीं तो हम तुमको 20 रुपया देंगे, ठीक है। तो अगर हम तुमको बोल देते हैं कि ऐसा ऐसा तुमको जो है 6 चांस दिए, ठीक है, हाँ 6 चांस, और हर एक चांस में अगर तू छक्का लेकर के आ गया तो तेरा 50 रुपया बन गया। बस समझ में आ रहा है ना, अगर छक्का लेकर आ गया तो तेरा 50 रुपया बन गया। देखता होगा मेला वाला लगता है तो ये सब काम होते रहता है, ठीक है, एक का दो बोलता है, हैं, एक का दो, अगर इतना नंबर एक ला दिया तो बेसिक पहला क्वेश्चन रखे कि अगर तुम्हारा छक्का आया तो हम तुमको जो है 50 रुपया देंगे, नहीं तो तुम हमको देगा, ठीक है। किसका जीतने का चांस ज़्यादा है? क्यों? क्योंकि इधर क्योंकि टोटल आउटकम्स कितने हो सकते हैं? 6, ठीक है। तो मेरे पास जितने के 5 चांस है, अगर तुम्हारा 1 आया तो भी मेरा जीत, 2 आया तो भी मेरा, 3 आया तो भी, 4 आया तो भी, 5 आया मेरा, 6 आया तो। बात सुना रहा, कोई दिक्कत? ठीक है, यानी कि जीतने का चांस मेरा ज़्यादा है। बात सुना रहा है ना। और अगर यही अगर बात अगर टॉस पे किया जाए, अगर हेड आया तो तू जीता, टेल आया तो हम जीते, तब क्या हो जाएगा? 50-50 का हो जाएगा, ठीक है ना। तो जुआरियों ने इन सब चीज़ों को ऑब्जर्व करना शुरू किया, ठीक है, और उसमें से कुछ वहीं जिनका गणित का अच्छा नॉलेज था, ठीक है, उन्होंने उस पर जो है अपना काम करना शुरू किया, और वहीं से शुरू हो गया किसका स्टडी? प्रोबेबिलिटी का। बात सुनना आया? आगे बढ़े, तब चलिए प्रोबेबिलिटी में होता क्या है, ठीक है, उसका स्टडी करते हैं। स्टैटिस्टिक्स पर बाद में आएंगे, जब पढ़ाएंगे तब लिखिएगा। सबसे पहले प्रोबेबिलिटी में यहाँ देखना बाबू, इधर इधर देखना,
सपोज करो, इधर देखना, एक क्वाइन को टॉस किया जा रहा है, एक क्वाइन इज टॉस्ड, एक क्वाइन को टॉस किया जा रहा है। तो जो जो पॉसिबल आउटकम है, जो जो पॉसिबल आउटकम्स है, क्या क्या सकता है, हेड या टेल। तो जितने भी पॉसिबल आउटकम्स है उसको एस से रिप्रेजेंट करते हैं। एस बोले तो सैंपल स्पेस, उसको क्या बोलते हैं, सैंपल स्पेस। ठीक है, तो सैंपल स्पेस में आपका क्या हो जाएगा, हेड एंड टेल। बात सुन रहा है, कोई दिक्कत? अच्छा, अब मान लो कि तुमने जो क्लेम किया कि हेड आएगा, ठीक है, हेड आएगा या फिर टेल आएगा, व्हाट एवर, वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, इवेंट। ठीक है, बात सुन रहा है? इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, ई से। तुम्हारा इवेंट में क्या आ जाएगा, मान लो तुमने बोला हेड, क्या बना, एच। ठीक है, और इसको अच्छा से समझते हैं तो डाइस को थ्रो करते हैं। ठीक है, ऑन थ्रोइंग ए डाइस, डाइस को थ्रो कर रहे हैं। जब हम डाइस को थ्रो कर रहे हैं, ठीक है, इधर देखना, तो सैंपल स्पेस में जब आप डाइस पे थ्रो कीजिएगा तो क्या क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 1 2 3 4 5 6। अब देखिए, इवेंट जो है आप कंडीशन के अनुसार बना सकते हैं। सैंपल स्पेस तो हमेशा यही रहेगा। जैसे में इवेंट देखिएगा, कैसा कैसा इवेंट लिखते हैं। पहला E1, गेटिंग एन इवन नंबर, शर्त लग गया। ठीक है, प्रोबेबिलिटी नहीं पूछ रहे हैं, हम बोल रहे हैं कौन कौन से आएंगे इसमें डाटा। गेटिंग एंड इवन नंबर, इवन नंबर कौन कौन है इसमें, 2 4 6, क्या हो जाएगा, 2 4 6। अभी हम प्रोबेबिलिटी पर जा ही नहीं रहे, बात समझ आ रहा है ना, कोई दिक्कत? इधर दूसरा इवेंट भी बना सकते हैं, गेटिंग एंड ऑड नंबर, 1 3 5। और भी बना सकते हैं, E3। इधर देखना, इधर गेटिंग मल्टीपल ऑफ 3, 3 का मल्टीपल चाहिए हमको, 3 और 6। बात सुन रहा? E4, गेटिंग ए मल्टीपल ऑफ 4, 4 का मल्टीपल कौन आएगा, सिर्फ इसमें 4 ही आएगा। बात सुन रहा है? क्योंकि अगला इसका मल्टीपल क्या बनेगा, 8, 8 तो है नहीं, बोल रहे हैं इधर देखो, सुना रहा? तो इस तरह से करके बाबू इधर देखना, इस तरह से करके आप जिसको जैसा मर्जी होगा वैसा वो अपना इवेंट आपको दे देगा। ठीक है, उसके बाद पूछेगा प्रोबेबिलिटी क्या है। यहाँ पे देखिए, तो सबसे पहले आप एस लिख लीजिएगा, सैंपल स्पेस। आपका सैंपल स्पेस क्या बनेगा, सबसे पहले तो आपको यही सीखना पड़ेगा, ठीक है, कि सैंपल स्पेस में क्या क्या आएगा और इवेंट में आपका क्या क्या आएगा। जहां आप ये दोनों लिख लिए आपका आंसर आपको तुरंत मिल जाएगा। क्यों, यहाँ पे देखिएगा, इसके बाद इसमें कितने एलिमेंट आए हैं, कितने नंबर है, 6 गो हैं, 1 2 3 4 5 6, यानी कि NS मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस। NS का मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस। यहाँ पे लिख देते हैं NS का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस। यहाँ पे कितना है, कितना नंबर है, 6 है ना, क्या हो जाएगा, 6। बात सुन रहा है? अगर इस क्वेश्चन का बात किया जाए, ठीक है, यहाँ पे देखना, यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस कितने एलिमेंट आए हैं, 2, हेड और टेल, इसका क्या हो जाएगा बाबू, 2। क्लियर है? अच्छा, E1 का बात करते हैं। E1 में कितने एलिमेंट आए हैं, 3 एलिमेंट, यानी कि NE1 नंबर ऑफ एलिमेंट इन E1 आपका कितना हो जाएगा बाबू, 3। बात सुन रहा है, कोई दिक्कत? अगर हम E2 का बात करते हैं, NE2 इसका वैल्यू कितना है, 3। NE3 कितने एलिमेंट आए हैं, 2 हो जाएगा। NE4 कितना हो जाएगा, 1, क्योंकि इसमें कितना एलिमेंट आया है, 1 एलिमेंट आया है। बात समझ आ रहा है, कोई दिक्कत? अब जरा देखिएगा, प्रोबेबिलिटी PE बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E। यहाँ देखिएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ
इवेंट ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई को शॉर्ट में क्या लिखते हैं, पी ई। ठीक है, यहाँ देखना पी बराबर होता है इधर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई, ठीक है, ई में जितने एलिमेंट है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस, एस में जितने हैं, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई शॉर्ट में क्या लिखते हैं, एन ई। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई को क्या लिखते हैं, एन ई, एन ई हो गया। और नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस को क्या लिखते हैं, एस, एन एस, यानी कि पी बराबर क्या होता है बाबू, एन ई अपॉन एन एस। कोई दिक्कत? ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हर एक केस में आपने एस तो आपका फिक्स है, वो नहीं चेंज होने वाला है, और अलग अलग इवेंट के केस में आपका एन ई जो है बदलते जाएगा। ठीक है, अगर आपसे पूछा रहा था प्रोबेबिलिटी ई1 का, ठीक है, तो पी ई वन, बाबू यहाँ देखना पी ई वन क्या हो जाता, यहाँ देखना पी ई वन क्या लिखते हैं, एन ई वन डिवाइडेड बाई क्या हो जाता है, एन एस। बात समझ आ रहा है? अच्छा, एन ई वन का वैल्यू कितना आया है, 3, एन ई वन का वैल्यू कितना है 3 इक्वल्स टू 3, एन एस का वैल्यू कितना है 6, कट गया 1/2। ठीक है, अगर हम बात करें पी ई टू, पी ई टू क्या हो जाएगा, एन ई टू डिवाइडेड बाई एन एस, यानी कि कितना है इसका भी 3 है, 3/6 कितना आ जाएगा 1/2। बात सुन आ रहा है? कोई दिक्कत? आगे बढ़ें। अच्छा, अगर हम बोले पी ई थ्री कितना होगा, एन ई थ्री बाई एन एस, एन ई थ्री का वैल्यू कितना है बाबू 2 है, यानी कि 2/6 कट के कितना 1/3। बात समझ आ रहा है? कोई दिक्कत है इसमें? आगे बढ़े। चलिए, प्रोबेबिलिटी का पहले समझ में आया। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या है, पीई बराबर एन ई अपॉन एन एस। एन एस बोले तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस। कोई भी अगर घटना हो रहा है तो उसके जितने पॉसिबिलिटीज हैं वो किस में आ जाए, आपका सैंपल स्पेस में। ठीक है, और कोई एक खास इवेंट पर हम लोग क्लेम करेंगे कि इसका प्रोबेबिलिटी क्या है। बात समझ में आ गया? और अलग अलग केस में अलग अलग इवेंट बन सकते हैं, अभी और भी चाहे तो बहुत सारा बना सकते हैं। ठीक है ना, जैसे में नंबर ग्रेटर देन 2, इधर मान लो कि एक और लेते हैं E5। ठीक है, नंबर ग्रेटर देन 2। ठीक है, मान लो कि डाइस फेंके, ठीक है, उन नंबर्स का कलेक्शन जब 2 से बड़ा हो। 2 से बड़ा क्या क्या आ जाएगा, 3, 4, 5, 6। ठीक है, तो NE5 का वैल्यू कितना हो जाएगा बाबू, 4 हो जाएगा। बात समझ आ रहा है? और इसका कोई प्रोबेबिलिटी पूछ दे तो 4/6 सोल्व करने पर कितना हो जाएगा 2/3। बात समझ आ रहा है? कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखना है तो लिख लो, जल्दी से लिखना है, समझ में आ गया? आगे बढ़े। ठीक, इरेज करते हैं इधर। ठीक है, अच्छा बाबू इधर इसी में कुछ और इवेंट तैयार करते हैं, उसके बाद वहां से एनालिसिस शुरू होगा। जरा इधर देखना, मान लो कि एक इवेंट लेते हैं 5 तक बनाया है, E6 लेते हैं। ठीक है, इवेंट ऑफ गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 6। हम बोल रहे हैं कि एक डाइस को फेंक रहे हैं, क्या प्रोबेबिलिटी है कि एक नंबर ऐसा आएगा जो 6 से बड़ा होगा? कोई नंबर नहीं आएगा उसमें, यानी कि इस बार मेरा ब्रैकेट क्या रहेगा, खाली रहेगा। बात सुन रहा है? यानी कि NE6 नंबर ऑफ एलिमेंट इन E6 क्या हो जाएगा बाबू, 0। बात सुन रहा है? कोई दिक्कत? अगर इसका प्रोबेबिलिटी निकालने जाए, ठीक है, PE6 का क्या हो जाएगा, NE6 बाई NS, 0/NS का वैल्यू कितना है 6 है, कितना आ जाएगा 0।
बात सुन में आ रहा है? अच्छा, एक और इवेंट लेते हैं, E7, इवेंट ऑफ गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। E6 का बात कर रहे हैं, एक डाइस को फेंकें, ठीक है, क्या पॉसिबिलिटीज है, क्वेश्चन आने वाला है, क्या पॉसिबिलिटीज है कि जो नंबर आएगा, ठीक है, वो क्या होगा, 6 से, सॉरी 1 से क्या हो, 0 से क्या होगा, ज़्यादा होगा। हमेशा ये ट्रू है, क्योंकि डाइस को फेंकेंगे तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा और 6 आएगा। हमेशा क्या आएगा, 0 से ज़्यादा। यानी कि अगर इसका इवेंट अगर लिखना चाहें, क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6। बात समझ में आ रहा है ये? ठीक है, इसका प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा बाबू, PE7, ठीक है, यानी कि NE7 बाई क्या हो जाएगा, NS, ठीक है, 6/6 बोले तो 1। बात समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? अब जरा देखिए, यहां से कुछ चीज ऑब्जर्व करते हैं। क्या कोई ऐसा इवेंट आप बता सकते हैं क्या जिसमें 6 गो से ज्यादा एलिमेंट आ जाए? एक डाइस को फेंके, ठीक है, कोई भी आप इवेंट बनाइएगा तो उस इवेंट में क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6 में से कोई एक आएगा, 1 2 3 4 5 6 में से आएगा। क्या ऐसा हो सकता है क्या कि 6 से ज़्यादा आ जाए, 7 आ जाए, 8 आ जाए, 8 एलिमेंट आ जाए? हाँ, 2 बार नहीं, हम एक ही बार का बात कर रहे हैं, अपना दिमाग मत लगाओ, ठीक है। हाँ, एक डॉट तुम्हारे माथे में देना पड़ेगा, बेवकूफ। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, जैसे में कि क्वाइन को टॉस करेंगे तो ज़्यादा मेरा जो सैंपल स्पेस क्या बनेगा, हेड और टेल, ठीक है। और अगर इवेंट का बात किया जाए तो हेड और टेल से ही बनेगा, या तो हेड आएगा नहीं तो टेल आएगा, और नहीं तो दोनों। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, जैसे हम बोले इधर कुछ स्क्वायर इज 16, तो इसमें कितने एलिमेंट आएंगे, 4 ही ना आएगा। जैसे मैं बोला कि इधर, फिर से बोलो उसको, गेटिंग एन नंबर कुछ स्क्वायर इज 16, ठीक है, कौन आएगा, सिर्फ 4 आएगा उसमें। अरे प्रोबेबिलिटी भी मत निकालो ना, बार बार बोल रहे हैं, जितना भी चर्चा करना है, ठीक है, आप आगे चल के भी प्रोबेबिलिटी निकालना बड़ा काम नहीं है, वो तो सबको पता है। मेन काम है आपको सैंपल स्पेस तैयार करना और नंबर इवेंट में जो है कितने एलिमेंट आएंगे उसको पता करना। आप बस इस पर फोकस कीजिए, प्रोबेबिलिटी का आंसर कोई भी बता देगा, जहां दोनों डाटा मिला कोई भी बता देगा, मेन काम है यही, ठीक है। यानी कि एक चीज तो फिक्स है, अगर हम इवेंट का बात कर रहे हैं तो इवेंट में, ठीक है, इवेंट में हमेशा जो है सैंपल स्पेस से कम ही एलिमेंट आएंगे, या फिर सैंपल स्पेस के इक्वल एलिमेंट आएंगे। बात समझ में आ रहा है? चलो इधर देखना, और इधर सैंपल स्पेस से कम ही एलिमेंट आएंगे, और नहीं तो ज्यादा क्या होगा, सैंपल स्पेस के इक्वल आएगा। जैसे में यहाँ पर हम लोगों ने देखा, सैंपल स्पेस में मेरा 6 एलिमेंट था, एक ऐसा इवेंट लिए उसमें कि 6 का 6 एलिमेंट आ गया। बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत? अच्छा, यहाँ पर देखें, एक ऐसा इवेंट लिए कि इसमें, इस इवेंट में सैंपल स्पेस से एक भी एलिमेंट नहीं आ पाया। जैसे हम बोल दें कि एक डाइस को फेंकें, क्या प्रोबेबिलिटी है 10 आने का? बात समझ में आ रहा है? तो 10 तो कभी आएगा ही नहीं, ठीक है, यानी कि इवेंट में 10 कभी आएगा ही नहीं, तो हमारा क्या रह गया, इवेंट का सेट क्या हो गया, खाली रह गया। बात समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? इधर देख रहे थे 2 4 6 1 3 5 3 6 4, यहाँ पर NES का वैल्यू कितना आ गया, 4, ठीक है ना। यानी कि इवेंट में आपके जो एलिमेंट की संख्या रहेगी वो हमेशा सैंपल स्पेस से कम रहेगा, या फिर ज़्यादा सैंपल स्पेस के बराबर। ये क्लियर है? कोई दिक्कत? अच्छा, क्या सैंपल स्पेस में, इधर
क्या सैंपल स्पेस पर इवेंट में नंबर ऑफ एलिमेंट क्या कभी निगेटिव हो सकता है क्या? ऐसा तो कभी होगा नहीं कि -4 एलिमेंट आ गए, तुम तीनों को बाहर कर देंगे हम, सही बता रहे हैं। अननेसेसरी डिस्टर्ब कर रहा है, बाकी सब सुन रहा है, बस तू ही तीनों अपना में इन्वॉल्व है। क्या देखना, अगर हम इवेंट बना रहे हैं तो इवेंट में क्या 0 से कम एलिमेंट आएगा कि -5 एलिमेंट आ गए, -8 एलिमेंट आ गए? नहीं ना, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया, जब भी मेरा इवेंट का अगर सेट बनेगा, ठीक है, वो हमेशा 0 से बड़ा रहेगा या फिर 0 के बराबर रहेगा, और सैंपल स्पेस से इक्वल रहेगा या फिर सैंपल स्पेस से छोटा रहेगा। कोई दिक्कत है? यहाँ आप देखिए, तो कहने का मतलब है इधर इसी को इरेज करना, यहाँ देखना बाबू इधर, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई, एन का जो वैल्यू है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई, ये हमेशा जो होगा ns से छोटा रहेगा या फिर ns के बराबर रहेगा, ठीक है। इससे बड़ा तो नहीं हो सकता है कि सैंपल स्पेस में 6 एलिमेंट है और इवेंट में तुम्हारा 8 एलिमेंट आ गया, ऐसा कभी नहीं होने वाला है, ठीक है। और ये जो एन है, हमको ये भी पता है कभी निगेटिव भी नहीं होगा, कम से कम भी होगा तो कहाँ तक जाएगा ये? 0 तक। कम से कम कहाँ तक जाएगा? 0 तक। कोई दिक्कत? 0 से हमेशा बड़ा रहेगा या फिर 0 के इक्वल रहेगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस से हमेशा इक्वल रहेगा या फिर उससे कम रहेगा। कोई दिक्कत? आगे बढ़े। अच्छा, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या लिखवाए हैं? NE/NS, ठीक है। ये तीनों में NS से डिवाइड करने पर, तीनों में NS से डिवाइड करने पर बाबू इधर NS NS NS, यहाँ से तो कैंसिल हो गया, और 0 में किसी नंबर से नंबर से डिवाइड करें, क्या हो जाएगा? 0। और NE/NS क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ E। NE/NS क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ E, यानी कि 0 से बड़ा रहेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E, और हमेशा क्या होगा? 1 से छोटा रहेगा। 1 से छोटा रहेगा। बात सुना है? यहाँ से प्रूफ हो गया प्रोबेबिलिटी का वैल्यू जो है 0 से बड़ा होगा या फिर 0 के बराबर भी हो सकता है, और या फिर सिंपली ऐसे बोले, प्रोबेबिलिटी का जो वैल्यू है 0 और 1 के बीच में होता है। प्रोबेबिलिटी का वैल्यू कहाँ पर आता है? 0 और 1 के बीच में। कोई दिक्कत इसमें? प्रोबेबिलिटी का वैल्यू कहाँ पर रहेगा? 0 और 1 के बीच में। कोई भी यहाँ पर देखिए प्रोबेबिलिटी निकालिए, इधर देखना, प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। E1 का कितना है? 3 है। सैंपल स्पेस में कितना है? 6। 3/6 कितना आएगा? 1/2 कितना? 0.5, ठीक है। यहाँ पर भी 0.5। यहाँ पर प्रोबेबिलिटी कितना आ जाएगा? 2/6। 2/6 बोले तो 1/3, 1/3 बोले तो 0.333, 1 से छोटा है, ठीक है। NE4 एक एलिमेंट आया है, इसका प्रोबेबिलिटी कितना बनेगा? PE4 कितना बनेगा? 1/6। 1/6 बोले तो 0. ठीक है, 1 और उसके बाद 40, यानी कि 0.16666 चलने जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत? यहाँ आप देखते हैं और कोई इवेंट, उसमें तो 4 एलिमेंट था। यहाँ आप देखो, इवेंट ऑफ गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 6, 6 से ज़्यादा का जब बात हुआ था, 6 से ज़्यादा है तो एक भी एलिमेंट नहीं आया था, यानी कि कितना था इसका? 0। 0/6 क्या हो जाएगा? 0। बस समझ में आया? यानी कि इसका प्रोबेबिलिटी PE6 का, E6 का क्या हो जाएगा? 0/6, यानी कि क्या हो गया? 0, ठीक है। और एक और बनाए थे जिसमें क्या था? टोटल एलिमेंट आ गया था, बनाए थे ना, नंबर ग्रेटर देन 0 का, तो 6 था, तो 6/6 क्या हो जाएगा? 1। क्लियर है? कोई दिक्कत? प्रोबेबिलिटी का आंसर अगर आपका 1 से ज़्यादा आ गया तो आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है, ठीक है। कोई दिक्कत? ये तभी पॉसिबल है जब आपने एस को ऊपर कर दिया और एनई को नीचे कर दिया, ठीक है। बात सुन में आ रहा है? अच्छा, कभी कभी अब यहां से देखिए, 2 को जो नंबर आया 0 और 1, ठीक है, जब आपका प्रोबेबिलिटी का वैल्यू 0 हो, ये सबको इरेज करें,
जब आपका प्रोबेबिलिटी का वैल्यू 0 हो तो वैसे इवेंट को इम्पॉसिबल इवेंट बोला जाता है। ठीक है, वैसे इवेंट को क्या बोला जाता है? इम्पॉसिबल इवेंट। यहाँ पर प्रोबेबिलिटी का जो है ये हो गया, प्रोबेबिलिटी का रेंज कहाँ है? 0 से लेकर 1 तक। ठीक है ना, कोई दिक्कत? यहाँ पर देखो, तो 0 से बड़ा होता है प्रोबेबिलिटी और 1 से छोटा होता है। स्पेशल केस, जब आपका पीई का वैल्यू 0 हो, ठीक है, तो ऐसे इवेंट को ई को क्या बोलेंगे? इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट। ठीक है, जैसे मैं बोले साल का कौन सा महीना है जिसमें 32 दिन होगा? साल का वो महीना जिसमें 32 दिन हो, क्या पॉसिबिलिटी है उसका? 0। बात सुन रहा? कभी ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना, तो जो भी इम्पॉसिबल इवेंट है उसका क्या हो जाता है? प्रोबेबिलिटी 0। इधर अगर उसका 1 हो गया, इसको बोला जाता है श्योर इवेंट। इसको क्या बोलते हैं? श्योर इवेंट, या फिर कुछ बुक में शायद सर्टेन इवेंट भी कहा जाता है। देखना जरा, श्योर इवेंट। ठीक है, यानी कि घटना होना ही निश्चित है। ठीक है, जैसे में सूरज उगेगा तो पूरब से उगेगा। ठीक है, कल अगर सूरज उगेगा तो पूरब से उगेगा। क्या चांस है क्या पश्चिम से उगने का? हैं? आज तक तो नहीं उगा है, तुम लोग शायद उगा दो। ठीक है, बात सुना रहा? इधर जो भी श्योर इवेंट है, ठीक है, जैसे में एक टॉस को अगर ऊपर फेंके, टॉस करे, क्वाइन को टॉस करे, या तो हेड आएगा नहीं तो टेल आएगा, तो श्योर है। ठीक है, तो उसका प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा? 1। एक डाइस को फेंके तो 1 से लेके 6 तक के नंबर्स आएंगे, ये भी श्योर है। बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत? चलो इधर ध्यान, इधर रख, इधर पीट देंगे हम। श्योर इवेंट यहां तक हो गया। ठीक है, अब जरा देखिएगा, अब कुछ और देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। मूव ऑन। देखिए इधर, जैसे में एक डाइस को थ्रो कर रहे थे, तो मेरा सैंपल स्पेस क्या बन रहा था बाबू? 1 2 3 4 5 6। यहाँ से हम लिख रहे थे एन एस इक्वल टू मेरा आ गया 6। एक इवेंट लेते हैं ई। ठीक है, इवेंट ऑफ गेटिंग, इधर मूव ऑन, इवेंट ऑफ गेटिंग 2। ठीक है, इवेंट ऑफ गेटिंग 2। ठीक है, ध्यान देखना, इवेंट ऑफ गेटिंग 2, तो इसमें कितने एलिमेंट आएंगे? 1 आएगा, यानी कि लिख सकते हैं एन ई वैल्यू कितना होगा बाबू? 1। इसका प्रोबेबिलिटी कितना होगा? पी ई बराबर एन ई अपॉन एन एस, यानी कि 1/6। कोई दिक्कत है इसमें? ठीक है, अच्छा इधर देखना, इसी स्टेटमेंट का नेगेशन करते हैं, यानी कि उल्टा लेते हैं। ठीक है, तो क्या होगा? इवेंट ऑफ नॉट गेटिंग 2, इवेंट ऑफ नॉट गेटिंग 2। बात समझ में आ रहा है? इसमें कौन कौन आएगा? नॉट गेटिंग 2, 1 3 4 5 6। बात समझ में आ रहा है? यहाँ आप देखिए, एन एक मिनट, इसको कुछ नाम देते हैं। क्या आप देखिए, सपोज कि ये E1 है और E2 है। क्या देखना, तो PE2 का जो वैल्यू होगा आपको क्या हो जाएगा? 5/6। ठीक है, NE2 का वैल्यू यहाँ से आ गया है 5। और सुना रहा है? अच्छा जरा इन दोनों को ऐड करके देखो, 1/6 प्लस 5/6 कितना आएगा? 1। कितना आएगा? 1। यानी कि कहने का मेरा मतलब है
कोई चीज का होने का प्रोबेबिलिटी और ना होने का प्रोबेबिलिटी, इसका सम क्या होता है? 1 होता है। किसी भी चीज का होने का प्रोबेबिलिटी और ना होने का प्रोबेबिलिटी, इसका सम कितना होता है? 1। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, तो अगर कोई इवेंट को अगर ई से हम डिनोट करते हैं, तो उसी इवेंट को ना होने को हम लोग ई डैश से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? ई डैश। ठीक है, इसको क्या पढ़ेंगे? ई डैश। ठीक है, कोई दिक्कत? अगर हम लिख रहे हैं ई और ई इक्वल्स टू गेटिंग ए हेड, अगर ई मेरा है गेटिंग ए हेड, तो ई डैश इसका क्या होगा? ठीक है, गेटिंग नॉट ए हेड। बात समझ में आ गया? और दोनों का सम कितना होगा? 1। क्लियर है ना? यहाँ आप देखो, तो कहने का मतलब है, यहां से हम लोग देख पा रहे हैं पीई किसी घटना का होने का प्रोबेबिलिटी प्लस पीई डैश किसी घटना का ना होने का प्रोबेबिलिटी, ये हमेशा क्या होता है बाबू? 1 होता है। समझ में आ रहा है? और यहीं से अगर मान लीजिए इधर ये आप निकाल लिए हैं, यहाँ देखिएगा, अगर आप इवेंट ऑफ गेटिंग टू आपने 1 लिख दिया है, आपने यहाँ से 1/6 निकाल लिया है इसका प्रोबेबिलिटी, और आपसे पूछा गया कि आप पी ई डैश निकालिए यानी कि ना होने का, तो ना होने बराबर यहाँ आप लिख सकते हैं पी ई डैश बराबर 1 माइनस पी। कोई दिक्कत? और इसका वैल्यू आप निकाल कर बैठे हुए कितना? 1/6। कितना हो जाएगा? 1 माइनस 1/6 कितना हो जाएगा बाबू? 5/6। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है ये? उसी तरह से पी ई बराबर भी लिख सकते हैं 1 माइनस पी ई डैश लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो ये जो फॉर्मूला है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी घटना का होने का प्रोबेबिलिटी प्लस ना होने का प्रोबेबिलिटी, इसका वैल्यू कितना होता है? 1। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। आज सिर्फ आज कुछ सवाल नहीं बनाना है, आप जा करके आज बनाना शुरू कीजिएगा, बनने लगेगा, इसमें कोई शक की बात नहीं है। जा करके कम से कम एनसीईआरटी शुरू कर दीजिएगा, फिर जो भी किताब है उसको बनाना शुरू कर दीजिएगा। ठीक है, कुछ और सैंपल स्पेस पर आप काम करते हैं। इधर देखिएगा, सबसे मेन काम है सैंपल स्पेस। ठीक है, ठीक है, इधर देखिएगा, 2-3 क्वेश्चन करते हैं, बस सैंपल स्पेस बनाना सीखिए। इधर देखिए, इधर 2 क्वाइन को टॉस कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम 2 क्वाइन को टॉस कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स होंगे? ठीक है, 2 क्वाइंस है, ठीक है, दोनों को एक साथ टॉस किए। इधर देखना, हो सकता है दोनों पे हेड आ जाए, या फिर हो सकता है इस पर हेड आए इस पर टेल, या फिर इस पर टेल आए इस पर हेड। ठीक है, या फिर दोनों पे क्या आ जाए? टेल। बात समझ में आ रहा है? यहाँ पे देखो, यानी कि अगर 2 क्वाइन है तो सैंपल स्पेस मेरा क्या बनेगा? हेड हेड, हेड टेल, या फिर टेल हेड। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? इधर देखना, कभी कभी लड़कों को कंफ्यूजन होता है, सर यहाँ पर एगो हेड टेल है, यहाँ पर भी एगो हेड टेल है। ठीक है, तो दोनों को एक ही बार एक ही गिने? तो नहीं, 2 सिक्का है। ठीक है, इस पर हेड आना और इस पर टेल आना, और इस पर टेल आना और इस पर हेड आना। ठीक है, दोनों को अलग अलग घटना गिना जाएगा। बात सुनना आया? तो टोटल पॉसिबल आउटकम कितने होंगे? 4। अब इस पर बहुत सारा तरह का क्वेश्चन बन सकता है, इवेंट आपको दे देगा। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, इधर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सिंगल हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सिंगल हेड। यहाँ देखिएगा, मालिक इवेंट लिए, इधर इवेंट ऑफ गेटिंग ए हेड। बाबू इधर रखना। ठीक है, तो वैसा जो है आउटकम्स लेंगे जिसमें कि एक हेड आया हो। किसमें आया? हेड टेल
और टेल हेड। यानी कि यहाँ से सबसे पहले तो एन एस लिख देते हैं। एन एस का वैल्यू कितना हो गया बाबू 4 और एन ई का वैल्यू कितना आ गया 2। ठीक है, तो पी ई बराबर एन ई अपॉन एन एस कितना आ जाएगा 1/2। पहले तो इसको ऐसे लिखो, एन ई का वैल्यू कितना आया है 2, इसका कितना 4, सिंप्लीफाई होकर के 1/2। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है? ये आगे बढ़ते हैं। इधर अगर 3 सिक्का रहेगा तो कितना आउटकम्स बनेगा? 3 सिक्का रहेगा तो इधर देखो, इधर कैसे बनाया जाता है। इधर देखो बाबू, इधर देखना, लिखना है कैसे लिखेंगे दिमाग में डालो। किसी एक, इधर जब 2 काम हो रहा है ना, जैसे में एक कॉइन को टॉस कर रहे हैं, या तो हेड आएगा नहीं तो टेल आएगा। ठीक है, बात सुन रहा है ना? तुम सिर्फ फोकस करो हेड पर। ठीक है, टेल के बारे में सोचना ही भूल जाओ। जैसे में अगर 3 हेड है, सॉरी 3 कॉइन है, अगर टॉस करेंगे तो या तो 3 हेड आ सकता है, नहीं तो 2 हेड आ सकता है, नहीं तो 1 हेड आ सकता है, नहीं तो 0 हेड। इसमें जो टेल वाला जो घटना है ना, वो अपने आप आ गया। जैसे में 3 हेड का आना अपने आप को रिप्रेजेंट कर दिया ना कि एक भी टेल नहीं आया। 3 हेड का आने का मतलब क्या है 0 टेल, 0 टेल। 2 हेड का मतलब क्या है 1 टेल। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? और 1 हेड का मतलब क्या है 2 टेल। ठीक है, 0 हेड 3 टेल। बात समझ में आ गया? तो कुछ घटनाएं जो होती हैं एक दूसरे के साथ लिंक्ड रहती हैं, तो आप एक घटना का पूरा एनालिसिस करो, दूसरा घटना अपने आप आ जाएगा। जैसे हमें अब यहाँ पर लिखना है, सैंपल स्पेस बनाना है हमको, यहाँ देखना। सबसे पहले हम लिखते हैं, इधर मेरा तीनों हेड आ जाए, तीनों हेड आ जाए, क्या बनेगा एच एच एच। ठीक है, अब इधर 3 हेड का और कुछ चांस है क्या 3 हेड का? नहीं। उसके बाद बनाते हैं, ठीक है, 2 हेड आए, तो 2 हेड कहाँ कहाँ आ सकता है? देखो इधर हेड हेड टेल, ठीक है, या फिर हेड टेल हेड, या फिर टेल हेड हेड। और कोई चांस है क्या? बस तुम हेड लिखने की कोशिश करो, टेल अपने आप लिखा जाएगा। इधर देखना, 2 हेड का हो गया। सिंगल हेड का बात करते हैं, तो हेड यहाँ पर आ गया, तो टेल और टेल यहाँ पर। ठीक है, फिर टेल हेड टेल, ठीक है, फिर टेल टेल हेड, फिर अब तो कोई नहीं आएगा। बात सुन रहा है? अब जो है 0 हेड, ठीक है, यानी कि टी टी टी। कितना हुआ 8 बना। कोई दिक्कत? कितना बना 8। कोई दिक्कत है इसमें? सिंपली बस इतना समझ जाओ, जितना सिक्का रहेगा, जैसे में 3 सिक्का है, ठीक है, तो इसका आउटकम कितना हो सकता है 2 हेड और टेल, इसका भी कितना हेड और टेल, इसका और कितना हेड और टेल। ठीक है, और ऐसे केसेस में जब तीनों एक साथ इन्वॉल्व हो, ठीक है, इनका आपस में क्या होता है मल्टीप्लिकेशन, जिसको आगे चल करके 11th में पढ़ना शुरू करेंगे, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट इवेंट। ठीक है, यहाँ देखना कि क्या हो जाएगा 8। इसमें कितने एलिमेंट आएंगे 8 एलिमेंट आएंगे। अगर 4 सिक्का रहेगा तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कितने हो जाएंगे 16। ठीक है, यानी कि 2 के पावर 4। 10 सिक्का है तो 2 के पावर 10, 10 सिक्का है तो 2 के पावर 10। बस समझ में आ गया? कोई दिक्कत? अच्छा, अब जरा थोड़ा डाइस का बात कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन इसी के अराउंड आएगा। बात समझ में आ रहा है? डाइस पर काम कर लेते हैं। अगर एक डाइस को फेंकते हैं तो हमारे पास 6 आउटकम्स है। एक डाइस को फेंकेंगे तो 6 आउटकम, 1 2 3 4 5 6। लेकिन अगर हम 2 डाइस को फेंकना चालू करें, ठीक है, कितना हो जाएंगे 36। बात समझ में आ रहा है? लिखना है हमको, देखना इधर, यही सब चीज मेन है। ये सब चीज जहां लिखने आ गया, जहां मेरा इवेंट क्या होगा और सैंपल स्पेस क्या होगा, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन सोल्व हो गया। ठीक है, देखना जरा इधर,
बाबू इधर रखना, 2 डाइस है, ठीक है, 2 डाइस है, फिक्स करते चलो। मान लो कि मेरा पहला डाइस को 1 आ रहा है, ठीक है, तो दूसरा पे क्या क्या आ सकता है, इधर रखना 1 1, पहला पे 1, दूसरा पे 1, इधर रखना 1 2 1 3, बस सुन में आ रहा है, ठीक है। अब जो है पहला डाइस पे क्या लो, 2 2 1, ठीक है, बस समझ में आ रहा। इधर रखना, इस तरह से करते जाएंगे। यहाँ देखो 3 1 4 1 5 1 6 1, बस समझ में आ रहा है। हर एक रो में कितने हैं, 6 एलिमेंट हैं, और ऐसे ऐसे कितने रो बने, 6 6 इंटू 6 कितने एलिमेंट हो गए, 36। बात समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत। अगर उसी तरह से अगर 3 डाइस रहता कितना हो जाता, 6 इंटू 6 इंटू 6, 6 का क्यूब, यानी कि 216 आउटकम बन जाए। लेकिन इसको क्वेश्चन नहीं देगा, ठीक है, बात समझ में आ रहा है, ठीक है। अभी नहीं आएगा, 10th में नहीं देगा। बस समझ में आ गया। तो आज के लिए इतना ही, जाकर एनसीईआरटी शुरू कीजिएगा।